ओके सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन डेडलॉक। यानी कि जो डेडलॉक हमारा टॉपिक है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि गेट एग्जाम या फिर यूजीसी नेट एग्जाम या फिर इवन आपके जो यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके अंदर पूछते ही पूछते हैं। जो इस वीडियो में हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे वो गेट एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। और जो इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम पे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में दो क्वेश्चन जो है डेडलॉक अवॉइडेंस पे डिस्कस करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गेट एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम, इन सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बैंकर्स एल्गोरिथम पे हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, सेटअप में हमारे पास दे रखा है कि हमारे पास 4 प्रोसेस है, P0, P1, P2, P3। ये हमारे पास 4 प्रोसेस दे रखे हैं। अब हमारे पास 3 रिसोर्सेज दे रखे हैं, रिसोर्सेज दे रखे हैं E, F और G। यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज ऐसे ही दे रखे हैं, नाम इनके दिए नहीं है। आप ऐसे मान लो कि जो E है वो प्रिंटर है, F है वो CPU है, G है वो रजिस्टर है। तो यहाँ पे हमारे पास इनके टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमारे पास 3 रिसोर्सेज दे रखे हैं और 4 प्रोसेसेस दे रखे हैं। ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये गेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बाय द वे आपको बता दूं। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल में सबसे पहले क्या दे रखा है, अलोकेशन मैट्रिक्स। अलोकेशन मतलब कि हमारे पास जो कितने रिसोर्सेज हैं हमने अलोकेट कर रखे हैं। यानी कि P0, P1, P2 और P3 हमारे पास 4 प्रोसेस है। उनमें से जो है E के कितने यूनिट मैंने दे रखे हैं, F के कितने यूनिट दे रखे हैं, G के कितने दे रखे हैं, ये हमें हमारे पास अलोकेशन मैट्रिक्स में दे रखा है। यानी कि P0 हमारे पास P0 में क्या है, 1 यूनिट है E का, और P1 हैज 1 यूनिट है उसके पास भी E का, और P2 के पास भी 1 यूनिट है E का, और P3 के पास है 2 यूनिट E के। यानी कि हमारे पास दे रखा है इस अलोकेशन मैट्रिक्स के अंदर। अलोकेशन मतलब असाइनमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन द पास्ट। यानी कि मान लो कि जब हमारे पास वो प्रोसेस शुरू हुए होंगे तो हमने कितना अलोकेट कर दिया है, तो ये हमारे पास अलोकेशन मैट्रिक्स में दे रखा है। अब सेकंड क्या है, मैक्सिमम मैट्रिक्स। मैक्सिमम मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है कि उस जो प्रोसेस है, पर्टिकुलर प्रोसेस है, उसको हमारी जो मैक्सिमम नीड है वो कितनी है। तो हमारे पास क्या दे रखा है कि P0 कितना रिक्वायर कर रहा है, उसको 4 चाहिए E के यूनिट, 3 चाहिए F के यूनिट और 1 चाहिए G का यूनिट। कि अगर ये सारे उसको मिल जाते हैं तो वो अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लेगा और वो जो है पूरा अपना टर्मिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है, यानी कि हमारे पास जो है करंट अवेलेबिलिटी दे रखी है। अब ये टाइम पे अपडेट होती जाएगी। जैसे एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ तो उसको जो अलोकेट कर रखे हैं वो सारे रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे और वो करंट अवेलेबिलिटी में ऐड होते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, अवेलेबिलिटी क्या दे रखी है, अवेलेबिलिटी दे रखी है हमारे पास 330। यानी कि अभी हमारे पास जो है कितने यूनिट बचे हैं E, F और G के। तो E के बचे हमारे पास 3 यूनिट, F के बचे हमारे पास 3 यूनिट और G के बचे हमारे पास एक भी यूनिट नहीं बचा है। हमने सारे के सारे असाइन कर रखे हैं। अब हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है कि यहाँ पे एक सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या फिर यहाँ पे जो है डेडलॉक है या नहीं है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास स्टेप 1, इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब सॉल्यूशन हमें फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले तो सब सारे जो प्रोसेसेस हैं उनकी रिमेनिंग नीड, यानी कि उनको और कितने प्रोसेस यूनिट्स चाहिए, E, F और G के कितने यूनिट्स और चाहिए, तो उनको कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेट रिमेनिंग नीड। रिमेनिंग नीड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो मैक्सिमम हमारे पास दे रखी है उसमें से अलोकेशन को माइनस कर दो। यानी कि जो P0 है, P0 को हमने कितना मैक्सिमम उसकी नीड है, उसकी चार्ज नीड है, और हमने कितना प्रोवाइड कर रखा है, उसको 1 प्रोवाइड कर रखा है। और E का कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर F की बात करें तो F में मैक्सिमम कितनी है, उसकी नीड 3 नीड है, और हमने अलोकेट कितना कर रखा है, 0 कर रखा है। और जो मैक्सिमम नीड है कि वो कितनी है, 1, और इसको अलोकेट कितना कर रखा है, हमने 1 कर रखा है। तो हमारे पास रिमेनिंग नीड है P0 की, वो कितनी आ गई, 3 और 0। यानी कि 3 उसको चाहिए E के, 3 उसको चाहिए F के, और 0 चाहिए G के। तो P0 की ये आ गई। अब P1 की कैलकुलेट करिए ऐसे ऐसे, 2 - 1 2 - 1 4 - 2, तो कितनी आ गई, 1 1 2। P2 की आ गई 0 3 और 2। फिर P3 की कितनी आ गई, 3 4 और 1। ये हमने कैलकुलेट कर ली रिमेनिंग नीड। अब हमारे पास स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 क्या आता है, चेक फिजिबिलिटी विथ करंट अवेलेबिलिटी। यानी कि हमारे पास करंट अवेलेबिलिटी कितनी है, 3 और 0। क्या हम इस अवेलेबिलिटी से कोई भी प्रोसेस की नीड पूरी कर सकते हैं, ये हमें चेक करना है। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, रिमेनिंग नीड इज लेस देन इक्वल टू करंट अवेलेबिलिटी फॉर ऑल द रिसोर्सेज। यानी कि P0 में क्या, हमारे पास P0 में कितनी रिमेनिंग नीड है, 3 और 0 की। हमारे पास अवेलेबल कितनी है, 3 और 0। क्या ये लेस देन इज इक्वल टू है, हाँ है। तो हम इसकी पॉसिबल है हमारे पास पूरी करना। बट क्या P1 की पूरी कर सकते हैं, तो देखते हैं P1 की क्या है, रिमेनिंग नीड 1 1 और 2। हमारे पास अवेलेबल कितनी है, 3 और 0। क्या हम E की नीड पूरी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या हम F की कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या हम G की कर सकते हैं, नहीं। G में इसको चाहिए 2 यूनिट, तो हमारे पास 2 अवेलेबल है ही नहीं G के, तो हम कहाँ से देंगे। तो ये हमारे पास P1 को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्या P2 पॉसिबल है, हाँ P2 पॉसिबल है, क्योंकि उसकी 0 3 और 0 ही नीड है। तो हम इसको 3 0 से हमारे पास पॉसिबल है उसकी रिमेनिंग नीड को फुलफिल करना। क्या P3 है, नहीं P3 को नहीं कर सकते, क्योंकि उसको चाहिए 3 4 और 1। उसको G का भी तो एक चाहिए और उसके पास
एक एक्स्ट्रा चाहिए उसको एफ का, तो वो हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो पॉसिबल है उसको एग्जीक्यूट करो पहले तो सीक्वेंसली करना है हमें। तो हमने क्या किया, एग्जीक्यूट किया पहले P0 को, हमारे पास स्टेप 3 आ गया है, एग्जीक्यूट प्रोसेस 1 by 1। एग्जीक्यूट कर दिया P0 को। अब P0 को जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया, तो P0 को जैसे एग्जीक्यूट किया 330 की इसकी नीड थी, तो वो क्या रिलीज करेगा, जो उसके पास जो अलोकेटेड थे पहले से, वो हमारे पास वो रिलीज कर देगा। तो हमारे पास नई अवेलेबिलिटी कितनी आ जाएगी, नई अवेलेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, हम इसको ऐड कर देंगे, जो रिलीज किया उसने वो ऐड कर देंगे। तो 330 थी पहले, तो अब 101 और आ गई हमारे पास, तो 3 + 1 3 + 0 0 + 1, यानी कि हमारे पास नई अवेलेबिलिटी कितनी आ गई, 4 3 और 1। अब चेक P1 विथ 431, क्या हम 431 से P1 की नीड पूरी कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमारे पास G में अभी भी उसको एक और चाहिए। तो अब G के हमारे पास है ही नहीं, 2 यूनिट चाहिए, पर हमारे पास तो एक ही है। तो हम मूव हो जाते हैं P2 पे। तो P2 की जो नीड है 030, क्या हम इससे पॉसिबल है हमारी, हाँ, P2 की तो पहले भी पॉसिबल थी। तो हम क्या करेंगे, P2 को एग्जीक्यूट कर देंगे, और P2 क्या रिलीज कर देगा, 1 0 और 3, जो इसको एलोकेटेड है वो उसको रिलीज कर देगा। अब हम इसको ऐड कर देंगे किसमें, हमारी नई अवेलेबिलिटी बन जाएगी क्या, 4 + 1 3 + 0 और 1 + 3। तो हमारी नई अवेलेबिलिटी क्या आ गई, 5 3 और 4। अब हमें P1 को अगेन वापस से चेक किया हमने कि हम इससे इसकी नीड पूरी कर सकते हैं, हाँ, अब हम नीड जो है पूरी कर सकते हैं, उसको हमारे पास G के सफिशिएंट आ गया हमारे पास। तो नीड क्या है 112, और हमारे पास कितनी है 534, बहुत ही ज़्यादा है हमारे पास। तो हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसने क्या रिलीज कर दिया, उसने रिलीज कर दिया 112। तो 112 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास अवेलेबिलिटी की क्या हो गई, 5 + 1 3 + 1 4 + 2 = 6 4 और 6, ये हमारे पास नई अवेलेबिलिटी आ गई। अब हमारे पास एक ही बचा है प्रोसेस P3, क्या हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, P3 को हम 646 है हमारे पास, उसकी नीड कितनी है 341 की है, तो हम उसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब P3 एग्जीक्यूट हो गया, और हमारे सारे रिसोर्सेज जो है वो रिलीज हो गए, और जो सारे प्रोसेसेस है वो टर्मिनेट हो गए। तो ये हमारे पास सेफ सीक्वेंस क्या बना, P0 P2 P1 और P3, ये हमारे पास सेफ सीक्वेंस बना। तो हमें यही तो फाइंड करना था कि हमारे पास सेफ सीक्वेंस आता है या नहीं आता है। तो हमारे पास ऐसे मल्टीपल सीक्वेंस आपके पास पॉसिबल है, पर हमें सिर्फ यही फाइंड करना है कि सेफ सीक्वेंस है या नहीं है। तो हमारे पास सेफ सीक्वेंस है, तो यानी कि डेडलॉक अकर नहीं होगा। सिस्टम इज इट इन द सेफ स्टेट, सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट, नो डेडलॉक, करेक्ट ऑप्शन इज यस, सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट, ये हमारे पास है जो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास। तो ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिनिमम रिसोर्स टू अवॉइड डेडलॉक, यानी कि डेडलॉक को अवॉइड करना है, हमारे पास कितने मिनिमम रिसोर्सेज की जरूरत होगी, यानी कि हमारे पास इधर मिनिमम रिसोर्सेज पूछे हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, सिस्टम हैज 3 प्रोसेसेस, हमारे पास 3 प्रोसेसेस दे रखे हैं, ईच रिक्वायर्स 2 यूनिट ऑफ रिसोर्स आर, यानी कि जो सारे के सारे तीनों प्रोसेस है वो 2 यूनिट चाहिए उसको आर के। तो फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ आर टू अवॉइड डेडलॉक, हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ आर फाइंड करना है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ आर फाइंड करना है टू अवॉइड डेडलॉक। डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ आर कितने हो सकते हैं, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने दे सकते हैं हम। तो हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ पूछा है, तो हमारे पास प्रोसेसेस कितने हैं, 3 प्रोसेसेस है, उसमें कितने चाहिए, 2 यूनिट हर एक को चाहिए। तो 3 × 2 हमारे पास 6 हो गए, तो हमारे पास 6 यूनिट हम सबको दे सकते हैं। पर क्या ये क्वेश्चन हमारे पास हमने आंसर सही किया, नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम नहीं पूछा है। मैक्सिमम तो 3 × 2 हो गया, बट मिनिमम के लिए हम अगर चेक करें तो क्या 2 यूनिट्स ऑफ आर, हम चेक करते हैं 2 3 और 4 ऐसे करके चेक करेंगे। तो पहले करते हैं 2 यूनिट्स ऑफ आर, अगर हम 2 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज है वो अगर प्रोवाइड करना चाहें तीनों प्रोसेस को, क्या होगा, तो P1 को 1 मिल गया, P2 को भी 1 मिल गया, और बाकी सारे जो है ब्लॉक हो गए, यानी कि P3 को मिला ही नहीं। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो है सारे के सारे ब्लॉक हो गए ना। P1 को क्या चाहिए, अब P1 को एक और रिसोर्स चाहिए, जो वो वेट कर रहा है कि P2 उसको दे दे तो वो उसको एग्जीक्यूट कर ले। बट यहाँ पे हमारे पास कंसीडर केस वो कौन सा करना है, डेडलॉक वाला कंसीडर केस करना है कि हमारे पास डेडलॉक अकर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे पास डेडलॉक अकर हो रहा है, क्यों, P1 को 1 मिल गया, P2 को 1 मिल गया, P3 को मिला ही नहीं, बट P1 और P2 यहाँ पे डेडलॉक में फंस गए। इवन इफ वन प्रोसेस गेट्स बोथ पॉसिबल डेडलॉक इन रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू 2 हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। क्या हम 3 दे सकते हैं, तो चेक करते हैं 3 यूनिट्स ऑफ आर। केस 1 में हमने क्या किया, P1 को दे दिए 2 रिसोर्सेज और P2 को दे दिए 1 रिसोर्सेज। P1 जब एग्जीक्यूट होगा दोनों के दोनों रिसोर्सेज फ्री कर दिए, और P3 को चाहिए, लाइक P3 ने एक और एक्वायर कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे सारे एग्जीक्यूट हो रहा है, और सारे P1 पहले एग्जीक्यूट हो गया, P2 एग्जीक्यूट हो गया, और P3 एग्जीक्यूट हो गया। क्या यही केस पॉसिबल है, नहीं, ये केस पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना है, हमें डेडलॉक वाला केस फाइंड करना है। तो हमारे पास दूसरे केस में क्या कर रहे हैं हम, P1 को दे दिया 1, P2 को दे दिया 1 और P3 को दे दिया 1। तो ईच रिसोर्सेज को एग्जीक्यूट होने के लिए तो 2 चाहिए ना, तो हमारे पास यहाँ पे डेडलॉक हो गया, तो यानी कि 3 भी सफिशिएंट नहीं है। तो हम चेक करते हैं 4 के लिए, क्या 4 के लिए सफिशिएंट है। तो इसमें हम केस देखते हैं, P1 को दे दिया 1, P2 को दे दिया 1, P3 को दे दिया 1, ये वर्स्ट केस है। अब हमारे पास एक और बचा है, तो एक और हमने किसको दे दिया, P1 को दे दिया। तो P1 के पास कितने हो गए, 2 हो गए। तो P1 जो है एग्जीक्यूट हो गया। तो P1 जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ उसने 2 रिसोर्सेज रिलीज कर दिए। तो अब P2 और P3 को कितने चाहिए, 1 चाहिए। तो 2 रिसोर्सेज रिलीज पड़े हैं, तो P1 एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद 2 रिलीज हुए, और P2 एग्जीक्यूट हो गया, P3 भी एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि 4 यूनिट्स ऑफ आर हमारे पास मिनिमम चाहिए होंगे। तो हमारे पास ये जो 4 यूनिट्स ऑफ आर आए वो सफिशिएंट है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, मिनिमम
रिसोर्स रिक्वायर्ड इज 4। अब इसको तो हमने सारे के सारे ऐसे केसेस कंसीडर करके चले तो हमने हमारे पास ये मिला, बट हमारे पास इतना टाइम थोड़ी होगा। तब हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, इसको आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो कि फॉर n नंबर ऑफ प्रोसेसेस विद डिमांड d, हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस है विद डिमांड d, तो हम क्या कर सकते हैं, तो मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n इंटू डी माइनस 1 प्लस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला का अगर हम देखें तो n की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3, 3 प्रोसेसेस है, डिमांड कितनी है हर एक की डिमांड है 2, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर दिया हमने, तो क्या हो गया हमारे पास 3 ब्रैकेट 2 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1, यानी कि इससे आंसर आ रहा है हमारा 4, जो कि हमने देख ही लिया कि 4 हमारा सही है कि नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ये भी क्वेश्चन जो है वो गेट में पूछा गया है। इसमें क्या फाइंड करना है हमें, मैक्सिमम डिमांड फाइंड करनी है। तो हमने क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमारे पास 3 प्रोसेसेस है जिसको चाहिए 4 इंस्टेंसेज ऑफ 1 रिसोर्स टाइप, यानी कि एक ही रिसोर्स टाइप के 4 इंस्टेंसेज चाहिए। अब ईच प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट मैक्सिमम k इंस्टेंसेज, फाइंड लार्जेस्ट k दैट ऑलवेज अवॉइड डेडलॉक, यानी कि हमारे पास लार्जेस्ट k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम टेस्ट करें तो k इज इक्वल टू 1 अगर हम करें तो टोटल डिमांड कितनी है 3 की, अवेलेबल कितने हमारे पास 4, तो हमारे पास प्रोसेस को हमने तीनों प्रोसेस को एक एक अवेलेबल करवा दिया, तो हमारे पास सारे के सारे ये वर्क कर रहा है, बट हमारे पास एक बच गया ना अभी, तो हमारे पास ये केस तो वर्क कर रहा है, तो हमें और भी तो चेक करने हैं। अगर हम k इक्वल टू 2 के लिए लाइक चेक करें तो k इज इक्वल टू 2 के लिए हमने केस दिया, यानी कि ये सेम केस हमारा बन गया कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास सारे जो प्रोसेस है उनको एग्जीक्यूट होने के लिए 2 चाहिए, k इज इक्वल टू वैल्यू 2 है, तो हमारे पास सारे जो प्रोसेस है उनको एग्जीक्यूट होने के लिए 2 की वैल्यू चाहिए, 2 रिसोर्सेज चाहिए, तो हमने पास 3 प्रोसेस है, तो अगर हमारे पास 4 इंस्टेंसेस है, तो हमने अगर हमारे पास k की वैल्यू 2 कर दी तो हम क्या कर सकते हैं, हमने एक एक प्रोसेस दे सकते हैं इनको, तो अभी हमने वो 4 है उसकी वैल्यू देखी, तो ये वाला केस भी वर्क करेगा हमारे पास। अब अगर हम केस नंबर 3 की देखें तो हमारे पास k इज इक्वल टू वैल्यू 3, p1 को हमने कितने असाइन कर दिए, 2 असाइन कर दिए, p2 को हमने कितने असाइन कर दिए, 1 असाइन कर दिया, और p3 को 1 असाइन कर दिया। हमने 4 रिसोर्सेज थे, चारों के चारों असाइन कर दिए, पर कितने चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए हमारे पास 3 रिसोर्सेज चाहिए पर एक को, तो p1 को चाहिए 1, p2 को चाहिए 2 और p3 को चाहिए 2, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास लाइक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमारे पास इस सिचुएशन में डेडलॉक आ जाएगा। अब अगर हम केस मतलब 4 की देखें कि हमारे पास 4 से ज़्यादा अगर रिसोर्सेज हो या 4 से इक्वल्स हो, इसमें तो इम्पॉसिबल हो जाएगा ना, क्योंकि सब जो p1 है उसको भी 4 चाहिए होंगे एग्जीक्यूट होने के लिए, p2 को भी 4 चाहिए होंगे, p3 को भी 4 चाहिए होंगे, तो हमारे पास ये जो केस है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि 4 तो हमारे पास मैक्सिमम ही है ना। तो हमारे पास केस नंबर जो 2 है, मतलब k की वैल्यू जो हमारे पास 2 आई, उसमें हमारे पास क्या किया हमने एक एक दे दिया 2 प्रोसेस को और एक प्रोसेस को दे दिया 2, तो वहाँ पे एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर रिलीज करेगा और वापस दोनों जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, तो k इज इक्वल टू 2। अब इसको भी अगर हम फॉर्मूला से फाइंड करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि r प्लस n इज ऑलवेज ग्रेटर देन n इंटू डी, यानी कि r क्या है टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज, n क्या है प्रोसेसेस और d क्या है डिमांड है हमारी। तो हमारे पास क्या दे रखा है, इस प्रॉब्लम में हमारे पास दे रखा है कि r की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 3 है, तो d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी d की वैल्यू हमारे पास k दे रखी है, d है हमारे पास डिमांड, तो 4 प्लस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3k, 7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3k, तो यहाँ पे k की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो k इज ऑलवेज लेस देन 7/3, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 2.33, यानी कि अगर हमारे पास लार्जेस्ट इंटीजर पूछा है तो लार्जेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू 2, तो अगर हम वेरीफाई करें तो हमारे पास k की वैल्यू 2 है, फॉर k इज इक्वल टू 2, 7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6, यानी कि अगर इस फॉर्मूला वापस k की वैल्यू अगर पुट करें, d की वैल्यू पुट करें तो 7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6, बट k की वैल्यू अगर हम 3 ले लें तो हमारे पास क्या होगा, 7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 9, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 7 ग्रेटर देन 9 थोड़ी होता है, लेस देन होता है, तो हमारे पास यहाँ पे इस सिचुएशन में डेडलॉक आ जाएगा। तो जो हमारे पास फॉर्मूलाज है आपको प्रॉपर रिमेंबर करना है कि टोटल रिसोर्सेज प्लस टोटल प्रोसेसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन टोटल डिमांड, ये हमारे पास फॉर्मूला आपको याद करना है। तो ये हमने चेक कर लिया कि हमारे पास ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, और सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर दिए, और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइट भी कट गई।